नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमपी का सत्ता संग्राम। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में अब 27 सीटों पर उपचुनाव जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएंगे। तारीखें भी आ सकती हैं, लेकिन इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस कमर कस के तैयार है। बीजेपी जहां अब चुनावी रणनीति के लिए अपने उच्च अधिकारियों के साथ, बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार के लिए शंखनाद कर दिया है। चुनाव आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होंगे और इसके बाद पार्टियां एक्टिव हैं। इस बार मुकाबला कड़ा है, दिलचस्प है और पहली बार ऐसा होगा कि उपचुनाव तय करेगा कि सरकार रहेगी या जाएगी। ऐसे में हर एक सीट दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक सीट का पूरा हाल आपको बताएंगे और आज चंबल संभाग की अंबा और जौरा विधानसभा सीट का समीकरण समझते हैं। शुरू करते हैं एमपी का सत्ता संग्राम। ग्वालियर चंबल की 16 सीटें अब की बार निर्णायक होंगी और चंबल की अंबा विधानसभा सीट, इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक कमलेश जाटव बीजेपी के निशान पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। खास बात यह रहेगी कि जिन उम्मीदवारों के साथ कमलेश कांग्रेस से पलटी मारकर बीजेपी में आए थे, वो उनकी इच्छाएं पूरी न होने के चलते नाराज हैं। इन्हें कमलेश मंत्री नहीं बने और अब उनको सहारा मिलेगा क्या पार्टी के नेताओं से, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मुरैना की अंबा विधानसभा सीट से 1998 में बीजेपी से बंसीलाल जाटव ने अपनी किस्मत आजमाई थी। वहीं 2008 तक बीजेपी से अंबा विधानसभा सीट पर वो काबिज रहे, जिसके बाद 2008 के चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलकर कमलेश सुमन को चुनाव लड़वाया। उन्होंने भी जीत हासिल की, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने बीएसपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार को मौका दिया, जबकि 2018 में कांग्रेस ने बाजी मारी। सखवार अब पाला बदलकर बीएसपी से कांग्रेस में आ चुके हैं और टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। अंबा में पहले भी मैंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि उस समय मैं बीएसपी में था, सरकार नहीं थी मेरी, अपोजिशन में था। अब चूँकि सरकार, जनता ने मुझे मौका दिया और मैं विधायक बना आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, तो सरकार भी बनेगी और सरकार बनेगी तो बहुत सारे काम होंगे, इसमें कोई वजह नहीं। मुरैना जिले की अंबा विधानसभा में मतदाताओं की संख्या लगभग 2,12,000 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,22,000 हैं, जबकि महिला मतदाता 90,000 हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो सामान्य वर्ग की भूमिका सबसे अहम है। 55% लोग सामान्य वर्ग के हैं, जबकि SC/ST वर्ग के लोग 35% हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या इस विधानसभा में 10% है। मुरैना की सीट से निवर्तमान विधायक की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही है। बीजेपी पिछली बार यहां तीसरे नंबर पर थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 2 अप्रैल के दलित सवर्ण दंगे और माई का लाल वाला फैक्टर रहा। सामान्य वर्ग के दबदबे की वजह से यहाँ मोदी तुझसे बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं जैसे नारे भी लगे थे। जनता अगर भरोसा करती है तो हम विश्वास और भरोसे के साथ कहते हैं कि आने वाले जितना समय बचा है, हम वो 15 जो साल का नामा लगातार बीजेपी ने गुजारी है, हम 3 साल में करके दिखा देंगे जनता। अंबा विधानसभा के लोगों में कमलेश जाटव के दल बदल को लेकर भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर अभी से लोगों के बीच ले जा रही है। वहीं कमलेश जाटव का कहना है कि उन्होंने तो अपनी विधानसभा में विकास नहीं होने के कारण इस्तीफा दिया है। पूरे मध्य प्रदेश और चंबल ग्वालियर की मेन भूमिका रही है। इस मेन भूमिका में अगर इतनी सीटें मध्य प्रदेश में चंबल और ग्वालियर से नहीं आती तो अपनी सरकार नहीं बनती, और सरकार इसी वजह से बनी है कि आपके पास एमएलए पर्याप्त है, और एमएलए की आप नहीं सुनोगे तो क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी। एमएलए तो एक डाकिया का रूप होता है जो अपने विधानसभा की समस्याओं को लेके आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बताता है, और मुख्यमंत्री जी की जो समस्या हल होती है उनको जाके अपने क्षेत्र में बताता है कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन समस्याओं को हल किया है। विकास के बारे में उनने बिल्कुल नहीं सुना। हमने अपनी जनता के प्रति इस्तीफा दे दिया और जाके हम फिर से चुनाव के लिए तैयार हो।
मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंबा विधानसभा में अभी से चुनावी माहौल साफ नजर आ रहा है। और ये सीट वैसे हमेशा से सुर्खियों में रही, चर्चा में रही, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बड़ी सक्रिय सीट है। मुरैना जिले की अंबा विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में शुमार होती है। इस विधानसभा ने नेताओं को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। ये सीट नेताओं को राजनीति की सीढ़ी तो बन गई, लेकिन आज भी विधानसभा के वोटर मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं। हालात ये है कि युवा रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अंबा में रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इसकी कमजोर जड़ शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। युवाओं को रोजगार या शिक्षा के लिए ग्वालियर या मुरैना शहर जाना पड़ता है या फिर दूसरे बड़े शहरों का रुख करते हैं। 2 लाख से ऊपर की जनता के इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ प्रसूताओं को ग्वालियर या मुरैना ले जाने की मजबूरी है। गरीबी रेखा के नीचे काम करने वाले मजदूरों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास की योजना का लाभ नहीं मिल सका है। बिजली बिल माफ करने वाली संबल योजना का भी लाभ सभी को नहीं मिल पाया है। बहुत ही असंतोषजनक कार्यकाल रहा। रिश्वतखोरी, लूटमार चरम पर रही इसमें, क्योंकि गरीबों के काम नहीं हुए, सभी काम दलाली व्यवस्था से हुई। जिन लोगों ने वोट दिया था कि विकास होगा, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ये कार्य पूर्व विधायक ने कोई कार्य नहीं किया। वायदे हमारे विधायक की तरफ से एक नहीं हुआ है और झूठे एहसास दिलाते हैं, कोई काम नहीं किया है। अभी तक विधायक का ना शकल भी नहीं देखी है मैंने कि विधायक है कि नहीं अंबा में है। विधायक की शकल भी नहीं देखी है हमने, और ना विधायक आज ना हमारे दौराबज्जे पे, हमारी रोड पे, हमारे नाले पे, हमारे सड़क बनवाने के लिए आया ही नहीं है। अभी हमारे क्षेत्र में तो बहुत समस्या है। हमारे द्वार पे देखो तो नाले में देखो तो नली पक्की भी नहीं करवाई है। आज 10-15 सालों से ऐसा ही चल रहा है, गंदा नाला। रोड पर देखो तो इतने सारे कीटाणु हैं, कीड़े मकोड़े दुनिया भर के निकल रहे हैं, लेकिन घर में घुसते हैं। बच्चों के लिए कितना खतरा है इस चीज़ से, लेकिन इस चीज़ पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी वालों को कोई ध्यान नहीं है। अब जी सिक्की की परेशानी है, धंधा पानी का छोटो ना, और जे पानी भर रहे हैं, घोटू घोटू कीड़ा के रेंग रहे हैं। पानी भर रहा है क्या हो अब तो गरीब लोग कंते भरे बिल कंते क्या करे, मंजूरी का होते ना। परेशानी तो सर बहुत है, और लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वादा कर जाते हैं और समय कोई सहायता करने के लिए आता नहीं है। हम लोग परेशान हैं बहुत। दुकान का किराया भी देना पड़ता है, बैंड का भी किराया, वो गोदामों का किराया देना पड़ता है। लेबर के कर्ज काट के लेबर को 10-10 लाख रुपए बांटे हैं। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि ना तो उन्हें फसल के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही है और ना ही नहरों में पानी आता है, इसलिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में नदी पर पुल और चेक डैम भी नहीं बने हैं। मुरैना से अंबा के लिए स्टेट हाईवे तो है, लेकिन उस पर बसे अधिकांश गांव में जल भराव की स्थिति है, क्योंकि रोड के आसपास नाला नहीं है, इसलिए सड़क पर ही पानी भरा रहता है। कांग्रेस इन मुद्दों पर पूर्व विधायक कमलेश जाटव को घेर रही है। 15 महीने का कार्यकाल कमलेश जाटव जी का इतना खराब रहा है कि लोग बहुत निराश हैं, और उसके बाद उन्होंने जो लोगों के साथ छलावा किया है, धोखा दिया है उनके साथ, ये बहुत गलत किया है। इससे लोग बहुत आहत हैं, और अब की बार इस जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जनता उनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब देगी। जो भी 15 महीने से जो उनका कार्यकाल था, उसमें ना कि किसानों की किसी भी समस्या को लेकर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, सिर्फ लूट फरोख का काम किया है और 35 करोड़ रुपये लेके बीजेपी में शामिल हो गए। उधर पूर्व विधायक कमलेश जाटव कह रहे हैं कि अगर दोबारा से वोटर्स उन पर भरोसा करते हैं तो वो सभी वायदों को पूरा करेंगे। मैं जा रहा हूँ, लोगों के बीच में बढ़िया संतुष्टि मिल रही है, लोग स्वागत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं किसी प्रकार की लोगों का एक ही भावना है कि हमें काम की ज़रूरत है, और जैसा इच्छा अनुसार हम विधायक चाहते थे उसी तरह का हमारा विधायक है, और विधायक ने जो कार्यकाल दिखाया है उससे हम खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं। चुनाव में कहीं कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहा जा रहा है बड़ा चैलेंजिंग चुनाव है जी। नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ तो कोई चुनाव का कोई ज़्यादा ऐसा है ही नहीं, वन मैन चुनाव होगा। बहरहाल चंबल की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर
कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ बीएसपी भी मैदान में कूदेगी, जो कांग्रेस को फायदा कम नुकसान ज्यादा करेगी। हालांकि बीजेपी का कोर वोटर 2018 की तरह छिटकने के आसार कम हैं। बीजेपी के पास केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार के लिए होंगे। ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा होने की उम्मीद है। अंबा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मौजूदा पूर्व विधायक कमलेश जाटव की स्थिति बहुत कमजोर है, क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वोटर्स के कई गंभीर आरोप भी हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहाँ तक है कि उनका टिकट बदला जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कमलेश जाटव ने जिन मौका स्थिति को देखकर अपना इस्तीफा सौंपा था, आज वो परिस्थिति यहाँ बहुत अलग है। ऐसे में उनकी डगर बहुत कमजोर यानी कि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भी तीसरे नंबर पर रही थी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 अंबा। एमपी का सत्ता संग्राम देख रहे हैं आप, जिसमें हम आपको प्रतिदिन 2 विधानसभा क्षेत्रों का पूरा हाल बताते हैं। अंबा के बाद अब बारी जौरा की। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में मुरैना जिले की 5 सीटें तय करेंगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सबसे अहम सीट जौरा है। जौरा विधानसभा से 2018 में कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा बीजेपी के सूबेदार सिंह रजौदा को 14,000 से अधिक वोटों से हरा चुके हैं, लेकिन बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद यह सीट खाली है और अब फिर यहां दमदार कैंडिडेट की तलाश। जौरा विधानसभा आजादी के बाद से 2013 तक बीजेपी की पहुंच से दूर रही। 2013 में पहली बार बीजेपी के सूबेदार सिंह ने कांग्रेस के बनवारी लाल को हराकर इस सीट से खाता खोला, पर 2018 में एक बार फिर से कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने सूबेदार सिंह को हराकर सीट वापस ले ली। बनवारी लाल के निधन के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, पर उस समय तक सिंधिया समर्थक होने के चलते बनवारी लाल के परिवार को ही टिकट दिए जाने की संभावना जताई जा रही थी। सिंधिया के खेमा बदलने के बाद अब यहाँ से टिकट का बंटवारा ही बहुत कुछ तय कर सकता है। युवाओं को रोजगार का एक ही सुविधा थी यहाँ पे, वो शुगर फैक्ट्री, तो वो काफी समय से बंद पड़ी है। हर बार चुनाव आता है, मुद्दा आ जाता है उछल के, चुनाव निकल गया, नेताजी गए, चुनाव जीत गए या हार गए, जो भी मुद्दा वहीं के वहीं डंप हो जाता है, लेकिन उसका स्थायी हल अभी तक नहीं निकाल पाया कोई, और न शायद ही निकलेगा, केवल चुनावी मुद्दा बन के रह जाता हमेशा। जो शक्कर कारखाना कैलाश में उसका ही वायदा किया था, उसका वायदा किसी ने पूरा नहीं किया, आज ही वैसी बड़ी है। बसपा को जब भी लाभ मिलता है तब कांग्रेस और बीजेपी की फूट का लाभ मिलता है। या तो दोनों ही प्रत्याशी एक ही जाति के आ जाते हैं, या दोनों ही प्रत्याशी इतने डला जाते हैं कि जिनके बारे में जनता जानती है कि इन्होंने न तो पहले कुछ किया न आगे जाके ये कुछ करेंगे, उस स्थिति में बसपा के कैंडिडेट जीतते रहे हैं। जौरा विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके सूबेदार सिंह रजौदा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। वहीं बीजेपी में हाशिए पर जा चुके पूर्व सांसद अनूप मिश्रा भी जौरा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। अनूप मिश्रा ग्वालियर की भीतरवार विधानसभा से 2018 में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। वहीं लोकसभा में इस बार उनको मौका नहीं दिया गया, अब वो फिर से एक बार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी के ही सुमावली से पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार भी लगे हुए हैं। सत्यपाल सिंह 2013 में विधायक बने और 2018 के चुनाव में वो नहीं लड़े। इसी के साथ सिंधिया खेमे से आने वाले प्रदीप शर्मा का नाम भी चल रहा है, जो कि दिवंगत विधायक बनवारी लाल के बेटे हैं। कोई खास चेहरा तो सामने नहीं है, चूंकि पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा यहाँ से चुनाव हारे थे, वह सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा जो बनवारी लाल शर्मा पूर्व विधायक जिनका निधन हो गया, उनका पुत्र प्रदीप शर्मा भी, चूंकि वह सिंधिया खेमे में चला गया, इसलिए वह भी दावेदारी के साथ अपना नाम आगे कर रहा है। कांग्रेस के लिए भी जौरा विधानसभा की सीट इतनी आसान नहीं होने वाली। अब तक सिंधिया खेमे में रही जौरा विधानसभा पर अचानक से कांग्रेस के वो नाम टिकट मांग रहे हैं जो कल तक या तो सिंधिया समर्थक थे या फिर बाहर से आकर वो अचानक से लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले मानवेंद्र गांधी का नाम आता है, जो कल तक सिंधिया का झंडा उठाए दिखते थे। अब वो यहाँ से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसी में पंकज उपाध्याय का नाम भी शामिल है। भानु प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भाई संजय यादव के नाम भी चल रहे हैं। चूँकि कांग्रेस में इस समय दावेदार सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। यहाँ के जो विधायक थे बनवारी लाल शर्मा, उनके निधन के बाद यहाँ से मुख्य रूप से पंकज उपाध्याय हैं, चिंटू सिकरवार हैं,
लाखन सिंह यादव जो मंत्री पहले थे, उनके भतीजे संजय यादव जी हैं, ये प्रमुखता से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जौरा विधानसभा सीट कई मायनों में खास है। यहाँ कल तक जो लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुनाव में वोट मांगते थे, वही अब उनके नामों के सहारे वोट मांगते नजर आएंगे। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर जो रस्साकसी चलती रही है, उसका असर निचले स्तर पर भी देखने की संभावना है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से किसी के चेहरे पे पार्टी नहीं जीतती है। कार्यकर्ता की मेहनत और जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है, उससे ही पार्टी जीतती है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे ही कांग्रेस जीतती आई, तो ये बिल्कुल गलत होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कार्यकर्ताओं की ताकत पे ही पार्टी विजय होती है और वही पार्टी की मुख्य ताकत होता है। जौरा विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण चुनावी नतीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। टिकट का बंटवारा भी जातिगत आधार पर भी किया जाता है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीएसपी भी एक फैक्टर है और 2009 में यहाँ से जीत भी चुकी है। जौरा में कुल 2,15,500 मतदाता हैं, जिनमें 1,19,600 पुरुष और 96,520 महिला मतदाता हैं। वहीं जातिगत समीकरण के हिसाब से ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा हैं। वैश्य और धाकड़ मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। कुशवाहा और मुस्लिम मतदाताओं की भी नतीजे में अहम भूमिका होती है। क्षत्रिय और त्यागी के साथ ही दलित का वोट भी बहुत मायने रखता है। मुरैना अंचल में अधिकांश जातिवाद के ऊपर चुनाव होता है। कोई भी पार्टी चाहे कितना भी दावा करें, लेकिन जातिवाद से अछूती नहीं है। जौरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे भी जातिवाद को लेकर के चुनाव हमेशा होता आया है। पिछले 2 दशक से मेरे ध्यान में जब भी आया तो देखने में आया कि जातिवाद को लेकर के चुनाव होता है। यहाँ मुख्य रूप से पिछली बार भी ब्राह्मण और सिकरवार क्षत्रिय समाज से प्रत्याशी आमने सामने थे, लेकिन निर्णायक भूमिका में यहाँ धाकड़ समाज है, त्यागी समाज है, कुशवाहा समाज है, ये हमेशा से चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। ये तीनों जिधर मूव कर जाते हैं, उस पार्टी का प्रत्याशी को जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है। जौरा विधानसभा में दोनों ही दलों के लिए कोई भी उम्मीदवार तय नहीं है। कांग्रेस के लिए भी जहां टिकट तय करना मुश्किल रहेगा, वहीं बीजेपी के लिए भी अपना उम्मीदवार तय करना आसान नहीं होगा। उम्मीदवारों के नाम आ जाने के बाद यहां सियासी समीकरण का अंदाजा लगाने में सहूलियत होगी। जौरा से सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24। और मुरैना की इस जौरा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होगा, उसको लेकर दोनों दल और दोनों दलों के नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी दावेदारी पेश करने में। प्रदेश में 27 सीटों पर जो उपचुनाव हैं, 2 ही सीट पर बीजेपी के लिए उम्मीदवार चुनने की टेंशन है और वो इनमें से एक है। बाकी सीटों पर बीजेपी को शायद नाम बदलने की जरूरत पड़ जाए। जौरा सीट के लिए दोनों दलों में दावेदार काफी ज्यादा, उनमें से बेस्ट को चुनना, उनमें से दमदार को चुनना, ये चुनौती। जौरा विधानसभा सीट वैसे तो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, लेकिन 2013 में यहाँ की जनता ने बीजेपी उम्मीदवार को भी विधानसभा भेजा था। लेकिन इन सालों में जो विकास जौरा विधानसभा का होना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज भी इस विधानसभा का युवा दूसरे बड़े शहरों में जाकर नौकरी और मजदूरी करने के लिए मजबूर है। जौरा विधानसभा में लगभग 15 साल से हर बार शुगर मिल शुरू करने का मुद्दा चुनाव के समय में उठाया जाता है, पर ना तो ये मिल बीजेपी के समय शुरू हो पाई और ना ही कांग्रेस के 16 महीनों के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में केवल एक ही शुगर मिल थी, जिससे यहाँ लोगों को रोजगार मिला, पर 2004 में बंद होने के बाद सरकारें सिर्फ बातें करती रही, पर मिल शुरू नहीं हो पाया। जौरा विधानसभा में कांग्रेस के 16 महीनों में भी कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए, पर वो सिर्फ वायदे ही रह गए। हालांकि पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा के विधायक बनने के बाद बीमार रहने और फिर देहांत होने को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। पहले भी सरकार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रही, इसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जनता की समस्या तो यथावत है। बहुजन समाज पार्टी तो फेडरल पार्टी है और रेगुलर लोग, हम लोग पूरे क्षेत्र में लोगों की जनता की समस्या को सुनते हैं और जनता की समस्या को उठाते हैं। हम 2008 से 13 तक विधायक रहे थे। उसका कई बार हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया
तो सरकार से कहा था कि तुम नए उद्योग लगाना चाहते हो, लेकिन पुराना उद्योग है, अगर उसी को चालू कर दिया जाए तो वहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन इसको गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया और सरकार कारखाने को चलाना नहीं चाहते। सरकार के अंदर इच्छा शक्ति अच्छी नहीं है, वो जनहित में नहीं है। बेरोजगारी बहुत है, काफ़ी लोग लॉकडाउन से मालूम है आप लोगों को कि काफ़ी कई हजारों मजदूर हमारे लोगों की क्या दुर्गति हुई है, आज वो सब लोग बेरोजगार हैं। लेकिन सरकारें तो आती जाती रहती है, जनता का जनादेश होता है, जनता देखती है कि मेरा प्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि जो अपनी आवाज़ को उठाने वाला हो। निश्चित ही हमें आशा और जनता पर पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ही अगली बार बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से जिताएंगे। आम जनता की माने तो 2013 में बीजेपी विधायक बनने के बाद कुछ विकास कार्य हुए, पर उसके बाद कांग्रेस की सरकार के 16 महीनों में कोई भी विकास कार्य दिखाई नहीं दिया। चाहे वो नैरोगेज को ब्रॉडगेज में बदलने का मामला हो, या चंबल पर बनने वाले पुल का मामला हो, या फिर शुगर मिल को फिर से शुरू करने का मामला, किसी भी मामले में दोनों ही दलों ने कोई विकास नहीं किया। बहुमत नहीं था, दबाव में सरकार चल रही थी। जो आज सिंधिया भग गए यहाँ से कांग्रेस से धोखा देके, इनका भी बराबर दबाव रहता था, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरे विधायक का ये होना चाहिए, मेरे मंत्री इतने होना चाहिए। दबाव में क्या है, वो सरकार चलाई, 14 महीने के समय उनका रहा। कमलनाथ जी के पूरे प्रयास थे कि शक्कर कैलाश का चालू होना चाहिए। उन्होंने उसके भी आदेश किए थे कि जैसे डिस्पोजल मशीनरी उसको नीलामी की जाए और उनका पेमेंट किया जाए कर्मचारियों का, लेकिन समय कम मिला। जनता के इतना काफ़ी प्रयास किए, आगे दबाव क्या बनवाई जाता है, तो स्वयं अस्वस्थ थे। अस्वस्थ होने के कारण उनका ज़्यादा बोलना चालना नहीं निकलता था और उस टाइम पर उनकी मृत्यु हो गई सरकार गिरने से पहले ही। प्रयास उनने भी किए थे, कांग्रेस में थे वो, और सिंधिया जी का 24 घंटे सिर्फ एक उनका मुद्दा रहता था कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, दबाव बनाते रहते थे। जावरा विधानसभा में शहर को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में पानी की बड़ी समस्या है, पर उसे लेकर भी न तो बीजेपी ने कभी सुनवाई की और न ही कांग्रेस ने 16 महीनों में कोई काम किया। ऐसे में उपचुनाव में एक बार फिर से जनता के हाथों में मौका है कि वो विकास को वोट देते हुए या फिर अन्य बातों को लेकर अपना वोट करते रहे। जावरा विधानसभा में विकास को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक की माने तो उन्होंने क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल सहित कई विकास कार्य किए, पर कांग्रेस के 16 महीनों के शासनकाल में वो अपनी अंदरूनी खींचतान में ही लगे रहे। वहीं कांग्रेस नेता बीजेपी पर 15 सालों तक जावरा विधानसभा से भेदभाव का आरोप लगाते हैं। वो तो सभी झूठ बोले थे, उन्होंने झूठ बोल के जनता को भ्रम में डाला, इसलिए सरकार बनाई। उन्होंने तो कहा हम तत्काल शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने तो शुगर फैक्ट्री पे ABCD भी नहीं पड़ी। हमने भी हमारी सरकार ने भी वादा किया तो हमने उस पर कार्रवाई की, हमने AGM से स्वीकृति ली, हमने अधिकारियों के साथ बैठे थे और हमारा काम बड़ा काम था तो धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने तो छाती ठोक के कहा था कि हम शुगर मिल चालू करेंगे, लेकिन शुगर मिल पर एक दिन भी विचार नहीं हुआ है। पहले टिकट दावेदारी को लेकर और फिर चुनाव में जीत को लेकर दोनों दलों के बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। वहीं जावरा विधानसभा का टिकट और यहां की हार जीत बीजेपी में सिंधिया के कद और उसकी साख को तय करेगी। तो इन तमाम सीटों के ऊपर उम्मीदवार कौन कहां किससे टकराता है और किस तरह समीकरण बदलते हैं, पार्टियों की तैयारी किस स्तर पर है और कितना रंग लाती है जमीन पर, ये सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप देखते रहिए IBC 24। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।